स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी साइट पे दिया हुआ है, बायोलॉजी जितने का भी दिया हुआ है, उसमें से हम यहाँ पे पहले अपने जो वीडियो में डिस्कशन किया था फिजिक्स के लिए जो सेट रिलीज हुआ था उसके बारे में बात किए थे। उसमें जो 40 क्वेश्चन दिए गए थे उन 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, उसका ऑप्शन बताया गया था, किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाए थे, वो सब पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो में, आज के वीडियो में जो हम लोग तैयार करेंगे सेम मॉडल सेट जो जैक के द्वारा 11वीं कक्षा के एग्जाम के लिए रिलीज किया गया है, जो उसके ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं जो मॉडल सेट है केमिस्ट्री के लिए, मतलब आज हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें 40 जो प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं कि उनका आंसर क्या है, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो केमिस्ट्री है उसका मॉडल सेट जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया है 11th क्लास के एग्जाम के लिए, 11th क्लास के लिए, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो 11वीं क्लास के छात्र हैं जो झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड बोर्ड में पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, अपने साइट से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका हार्ड कॉपी निकालेंगे और जब वीडियो देखेंगे तो उस समय ये पूरा क्वेश्चन अपने पास रखेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन के आंसर के अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया जाएगा जिसको आप नोट कर सकते हैं। हो सकता है वो ये सवाल ना पूछकर जो हम बताएं वो एग्जाम में आ जाए, या फिर जो दिया गया है सेम यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाता है। आइए चालू करते हैं वीडियो को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल फॉर L = 3 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल फॉर विच L = 3। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि L बराबर जब मान 3 है तो इस सबसेल में, इसके लिए जो सबसेल बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो जो ऑप्शन की वैल्यू है, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन जो है 14 है। चलिए क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग बना ही लेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ कि जब L का मान 0 होता है, L क्या है, तो L को बोला जाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, L है क्या, तो दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको बोला जाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जब L का मान 0 होता है तो इसके लिए जो सबसेल बनता है, ये सबसेल बनता है S सबसेल बनता है, S सबसेल बनता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके अलावा जब L का मान 1 होता है तो इसके लिए जो सबसेल बनता है P सबसेल बनता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L बराबर में 2। तो यहाँ पे जो बनने वाला है D सबसेल, तो इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बाद L = 3, तो ये बनने वाला है आपका F सबसेल जिसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो L बराबर में 3 पर पूछा गया है, L बराबर में 3 पर पूछा गया है कि जब L का मान 3 है, मतलब एजिमुथल क्वांटम संख्या का मान 3 है, उस समय जो सबसेल बनने वाला है, देखेंगे यहाँ पे F सबसेल बनने वाला है, तो F सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर D है, इसका आंसर D है और ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अगर कि यहाँ पे बात करें कि एनर्जी लेवल क्या होगा, किस सबसेल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है और किसका ज्यादा होता है, तो अगर कि बात करें एनर्जी लेवल का, एनर्जी लेवल जो होता है S का कम होता है, उससे अधिक होता है P का, उससे अधिक होता है D का और सबसे अधिक होता है F सबसेल का। तो हो सकता है आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का स्तर का क्रम बताएं, जो अलग अलग सबसेल दिए रहेंगे SPDF, यही 4 सबसेल हैं। तो यहाँ पे जब एनर्जी का लेवल का जो ऑर्डर है वो पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे
सपोज यहाँ पे क्वेश्चन बोला है L=3 के लिए, जब आपका मेन एग्जाम होगा तो हो सकता है उसमें कुछ भी पूछ ले कि L=2 के लिए, L=1 के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब L का मान 0 है तो जो सबसेल बनने वाला है इस सबसेल जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, P में 6 रहेंगे, D में 10 रहेंगे और F में 14 रहेंगे। इसके अलावा अगर के बात करें कि S सबसेल की जो आकृति होती है शेप, इससे भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि S सबसेल का जो आकृति होता है कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे S सबसेल के लिए जो आकृति होता है स्फेरिकल होता है, और P सबसेल का जो आकृति होता है डम्बेल होता है, और D सबसेल के लिए जो आकृति होता है डबल डम्बेल, और F का अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब इसका आकृति अभी तक पता नहीं चल पाया। तो हो सकता है क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ दे, अगर कि आपसे बोल दे कि L=3 है तो उसके लिए जो सबसेल बनेगा उसकी आकृति क्या होगी, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरा यहाँ पे जो बताया गया एक्सप्लेनेशन है नोट करेंगे। हो सकता है परीक्षा में आपको इजी लगे, मतलब परीक्षा में जो प्रश्न है फिर वो इजी लगने लगेगा, वहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आइए चलते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन के पास। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर, तो हैवी वाटर अगर के बोले तो हैवी वाटर का जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है D2O होता है, D2O होता है, हैवी वाटर का सूत्र होता है। अब इसका बोला है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास बताना है कि कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ड्यूटेरियम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम के बारे में अगर के जानना कि ड्यूटेरियम है क्या, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला सिंपल हाइड्रोजन 1 जिसको बोला जाता है नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन 1,2 इसी को बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसके अलावा जो थर्ड वाला है हाइड्रोजन 1,3 इसको बोला जाता है ट्राइटियम, जो हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटॉप है। यहाँ पे अगर के बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नीचे वाला नंबर आता है जिसको बोला जाता है परमाणु संख्या, ऊपर वाले को बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि D2O का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, तो ध्यान से देखेंगे एक ड्यूटेरियम के लिए जो परमाणु द्रव्यमान होता है 2, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो ये हो गया आपके पास 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर सी करेक्ट है कि जो हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है ये 20 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जानना बहुत ही जरूरी है कि हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं। तो पहला होता है हाइड्रोजन 1,1 जिसको बोला जाता है नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन भी बोला जाता है, वही इंग्लिश में बोल रहे हैं। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम और इसको बोला जाता है ट्रिटियम। यही तीनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो इसके आधार पे हम लोग हैवी वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है निकाल के बता दिए कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 20 के बराबर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और के हिंदी में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है कि तापमान पर निर्भर कौन कौन करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया हुआ है मोलारिटी, सेकेंड है मोलालिटी, थर्ड है मोल फ्रैक्शन, और जो ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, विलयन की सांद्रता को जो भी व्यक्त करने का तरीका है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे किस पे तब केवल प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव जो केवल पड़ता है मोलरता पे पड़ता है, मोलरता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल अंश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर ए है। अगर कि देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से पड़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे मोलरता इक्वल टू जो होता है मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जब हम लोग तापमान सपोज बढ़ा रहे हैं, तापमान जब बढ़ाएंगे तो मोल जो दिया हुआ है विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह संख्या है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा किस पे, वॉल्यूम पे पड़ेगा। तो वॉल्यूम किस प्रकार से बदलेगा, तो जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो जब ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए यहाँ पे कि मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो मोलरता पे जो प्रभाव पड़ने वाला है मोलारिटी डिक्रीजेज, मोलारिटी डिक्रीजेज मतलब जब हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे तो मोलरता घटता है क्योंकि आयतन बढ़ेगा, नीचे वाला अगर के नंबर बढ़ेगा तो ओवरऑल जब प्रभाव देखा जाएगा तो ओवरऑल क्या होगा, कम होगा। तो मोलरता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। सेम दूसरे में अगर के चलेंगे मोलालिटी, तो मोलालिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे जो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर के बात करें तो ये हो गया आपका मोलालिटी। तो यहाँ पे तापमान बढ़ाएंगे या फिर तापमान कम करेंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और द्रव्यमान जो दिया हुआ है, विलायक का जो द्रव्यमान दिया गया है, सॉल्वेंट का जो द्रव्यमान दिया गया है, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला जो दिया गया मोल अंश, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो इसका आंसर होने वाला है थर्ड वाला क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर एक करेक्ट है। आंसर एक करेक्ट है कि मोलरता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है, तो जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो मोलरता घटता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, चौथा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर। मतलब 2p सब शेल के लिए क्वांटम नंबर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है n = 1 l = 2। सेकेंड जो ऑप्शन गिवन है n = 1 l = 0, n = 2 l = 1, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है। और ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है n = 2 और l = 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि p ऑर्बिटल के लिए, मतलब p सब शेल के लिए जो l का मान होता है, वो 1 के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में केवल l का मान एक ही जगह है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है सी करेक्ट होने वाला है। या फिर और दूसरा भी तरीका से देखेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी ऑर्बिटल दिया रहेगा तो फर्स्ट वाला जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग जानते हैं कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसका जो मान होगा 1 2 3 4 5 जो भी है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, उसी के बराबर होता है। जब n = 1 है तो जो है फर्स्ट वाला सेल बनता है, n = 2 है तो सेकेंड वाला सेल बनेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि 2 दिया हुआ है कहने का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि n का मान कितना है, 2 है, n का मान 2 है। अब बात करेंगे कि l, अब l किस प्रकार से चेक करेंगे, l यहाँ से चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है। तभी पहला क्वेश्चन में हमने बताया था कि l = 0, l = 1, l = 2, l = 3। तो मिला था s p d f।
तो यहाँ से देख के बता सकते हैं और ऑप्शन को बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है सी, आंसर सी होने वाला है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बोला है कि किसके पास जो परमाणुओं की संख्या होगी सबसे अधिक होगी। तो चारों ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 ग्राम कैल्शियम, 1 ग्राम कैल्शियम। सेकेंड वाला जो दिया हुआ है 1 ग्राम सोडियम। थर्ड वाला जो दिया हुआ है 1 ग्राम लिथियम। और चौथा वाला जो दिया हुआ है, चौथा वाला जो ऑप्शन है 1 ग्राम Cl2, 1 ग्राम Cl2। तो इसमें बताना है कि किसके पास परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगा। तो परमाणुओं की संख्या जब भी निकाला रहेगा तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे। तो मोल निकाल लेते हैं, तो जो भी मात्रा दिया हुआ है उसके अनुभार से भाग दे देते हैं। तो 1 अपॉन कैल्शियम के लिए 40, इसके बाद 1 अपॉन 23, ये हो गया 1 अपॉन, अगर की बात करें लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3, लिथियम का परमाणु संख्या जो होता है 3 होता है। तो इसके लिए अगर के बात करें एक मान के चल रहा राउंड फिगर, तो इसके लिए हम लोग लिख दे रहे हैं जो परमाणु द्रव्यमान होता है 6 होता है। और क्लोरीन के लिए 1 अपॉन 71, क्या कि एक का जो होता है 35.5 होता है, एक क्लोरीन के लिए 35.5 होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो 71, तो इतना मोल। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन सब में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। जब इसको हम लोग हल करेंगे 1 अपॉन 40 को, तो 1 अपॉन 40 को हल करेंगे तो 0.025। अब इसको हल करेंगे तो 0.04 समथिंग जो भी आ गया। उसके बाद इसको हल करते हैं तो 0. यहाँ पे हो गया 10.1416 मोल, और ये तो और भी कम है 71 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 ग्राम लिथियम का जो मोल है वो सबसे अधिक है, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक है। तो इसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि जो 1 ग्राम लिथियम है इसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। अगर के परमाणुओं की संख्या निकालना रहेगा तो परमाणुओं की संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो मोल निकला हुआ है, मोलों की संख्या जो निकल के आया है उसमें केवल एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देना है। तो एवोगाड्रो संख्या से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एवोगाड्रो संख्या का मान जानना चाहेंगे तो 6.022 × 10 के पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है, पांचवा का जो ऑप्शन सही होने वाला है सी सही होने वाला है। तो पांचवा क्वेश्चन का जो आंसर है सी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मोल निकालेंगे और देखेंगे कि मोल का मान किसके लिए अधिक है। मोल का मान जिसके लिए अधिक होगा उसमें परमाणुओं की संख्या भी अधिक होगी। अगर के क्वेश्चन में बोलता कि अणुओं की संख्या किसमें अधिक है, तो सेम परमाणु, अणु और आयन, जब एवोगाड्रो संख्या का मान लिखेंगे 6.022 × 10 के पावर 23, तो यहाँ पे देखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, मतलब परमाणु, अणु और आयन किसी पर भी आधारित बोला जाए तो 1 ग्राम लिथियम में अणु, परमाणु या फिर आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी। ये क्वेश्चन था पांचवा। छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है आयरन। आयरन जो है आवर्त सारणी में किस खंड का तत्व है, तो आयरन जिसका परमाणु संख्या होता है 26, आयरन जिसका परमाणु संख्या होता है 26, एक क्वेश्चन नंबर है छठा, 26 होता है परमाणु संख्या। ये जो है डी खंड का तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि आयरन कहाँ पे है, तो आयरन जो है डी ब्लॉक में है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है छठा का होने वाला है ए। उसके बाद देखेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। क्वेश्चन अच्छा है कि जब 16 ग्राम मीथेन का दहन किया जाता है तो कितना ग्राम जल का निर्माण होगा, कितना ग्राम जल का निर्माण होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखना है। सपोज मान लो कि यहाँ पे मीथेन का हम लोग कंबशन करा रहे हैं, तो मीथेन के कंबशन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो गया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
कि जब हम लोग मीथेन का दहन कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखना है, चेक कर सकते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चार्ज ठीक है, हाइड्रोजन भी ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन, कहने का मतलब है कि 1 मोल जब मीथेन का दहन करेंगे, 1 मोल मीथेन का दहन करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मोल H2O का निर्माण हो रहा है। 1 मोल जब मीथेन का दहन किया जाता है तब जाके 2 मोल जल का निर्माण होता है। 2 मोल जल इक्वल टू 2 मोल H2O। कहने का मतलब क्या है, मात्रा में अगर के बात करें तो 2 गुने H2O के लिए 18 था, 18 गुना 36 ग्राम। तो क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। मतलब जब 16 ग्राम मीथेन का दहन किया जाता है तो 36 ग्राम जल का निर्माण होता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दे दिया हुआ है 2p4, उसके बाद है 2d5, 4s1, 5f6। यही 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। इसमें से बोला है कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, 2p4 होगा, लेकिन 2d5 कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा का स्तर हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा का स्तर चलता है 1s1, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। जो भी जब भी चालू होता है यहाँ से 3d से चालू होता है, t के बाद d आता है। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जो है 2 दिया हुआ है, तो इसलिए जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पे 2d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन का आंसर हो गया है बी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th सेल ऑफ कॉपर इज। कॉपर परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं 29 होता है। इसके लिए जो बनने वाला है, अगर इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2, 8, 18। इस टाइप से सेल में इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 28। तो जो चौथा वाला सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उस चौथे वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहने वाला है 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला। तो 9वां क्वेश्चन का जो आंसर है डी है। उसके बाद चलते हैं 10वां क्वेश्चन के पास। 10वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव लार्जेस्ट साइज। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें पूछा गया है कि किस स्पीशीज के लिए जो है साइज बड़ा होगा, मतलब उसका आकार बड़ा होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है मैग्नीशियम 2+ और चौथा है एल्युमिनियम 3+। अगर कि इसमें बात करेंगे कि साइज किसका अधिक होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर के देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12। परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है या फिर प्रोटॉन की संख्या होता है। इसमें 13, इसमें 10, इसमें भी 10। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। अब कौन सा तत्व जो है कहाँ पे है, तो ये जो तत्व है ये जो है सेकेंड ग्रुप का तत्व है, सेकेंड ग्रुप का है, मतलब दूसरे वर्ग का है। और ये जो है 13वें वर्ग का है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर के यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, इन पीरियोडिक टेबल वी मूव इन पीरियड, मतलब आवर्त में जब मूव करते हैं कहाँ से, तो बाएं से दाएं चलते हैं तो साइज घटते जाता है, तो साइज घटते जाता है। अब यहाँ पे देख के आसानी से बता सकते हैं कि साइज किसका बड़ा होने वाला है, तो साइज जो बड़ा होने वाला है वो मैग्नीशियम का बड़ा होने वाला है, किसके तुलना में, एल्युमिनियम के तुलना में। अब क्वेश्चन अगर यहीं से पूछा जाए कि इन चारों में सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो कमेंट करके बताएं। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ
कि जो छोटा साइज होगा किसके लिए होगा, तो एल्युमिनियम 3+ के लिए होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आवर्त सारणी से है, तो आवर्त सारणी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे कि बाएं से दाएं जाते हैं तो किस प्रकार से बदलता है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो किस प्रकार से बदलता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके सहायता से हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो जो 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। ध्यान देंगे, जो 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन के पास चलते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 35 परमाणु संख्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कितना है, 35 है। एटॉमिक नंबर 35 है। तो सर्च करेंगे कि 35 कहाँ है, तो 35 जो होता है इसके लिए जो तत्व होता है होता है ब्रोमीन। ये जो तत्व है ब्रोमीन, जिसका परमाणु संख्या जो होता है 35 होता है। तो ब्रोमीन हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन कहाँ पे है, तो ब्रोमीन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 129। तो इसका जो नाम होने वाला है, इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होने वाला है अनबिलियम। अगर कि परमाणु संख्या 129 है तो इसका जो नाम होने वाला है, कौन सा नाम, IUPAC नाम। एक क्वेश्चन है 12, इसका जो IUPAC नाम होने वाला है अनबिलियम। और ये जो होता है परमाणु संख्या 129, ये जो है आयोडीन का एक आइसोटोप है, जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, ये केवल काल्पनिक है कि जो 129 मिलने वाला है आयोडीन का आइसोटोप्स है। उसके बाद चलेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हेलोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। हेलोजन जो है ग्रुप 17 से संबंधित है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 14वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स द रिलेशन बिटवीन, मतलब चार्ल्स लॉ जो गैस के लिए है, गैसों के लिए जो चार्ल्स लॉ होता है वो किसके किसके बीच में संबंध होता है। तो बता दें यहाँ पे कि चार्ल्स लॉ बोलता है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो गैस का वॉल्यूम होता है उसके ताप का सीधा समानुपाती होता है। कब समानुपाती होता है, व्हेन P and N आर कांस्टेंट। P कहने का मतलब है गैस का दाब, और N कहने का मतलब है कि गैस के मोलों की संख्या जब नियत रहता है तो उस समय जो गैस का आयतन होता है तापमान का सीधा समानुपाती होता है। तो किसके किसके बीच में संबंध है, तो वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इसका आंसर जो होने वाला है, 14वां का आंसर जो होने वाला है, बी होने वाला है। उसके बाद देखेंगे 15वां क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में, ये पाया जाता है हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है डी है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंगैस के लिए रासायनिक सूत्र क्या होगा। सिंगैस के लिए रासायनिक सूत्र क्या होगा, या फिर सिंगैस जो होता है किसका किसका मिक्सचर होता है। तो सिंगैस जो होता है CO+H2 का मिक्सचर होता है। इसको सिंगैस को वाटर गैस भी कहा जाता है, सिंगैस को वाटर गैस भी कहा जाता है। तो इसका जो मिक्सचर मिलने वाला है किसका किसका मिक्सचर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है वही सिंगैस कहलाता है। तो 16वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है बी है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक और गैस होता है जिसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का जो सूत्र होता है CO+N2, CO+N2 को बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। इसके अलावा और भी होता है, लाफिंग गैस भी होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन उसका आंसर हम लोग बता दिए। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज नोट कर लेंगे कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है, या फिर वो किसका किसका मिक्सचर होता है। तो CO+N2, CO कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने ऐसे जल के अणु हैं जो हाइड्रोजन आबंधित होते हैं। तो इसका जो आंसर है एक अणु।
केवल जो एक अणु होता है, जब इसका संरचना बनाएंगे कॉपर सल्फेट 5H2O में, तो केवल जल का जो एक अणु होता है हाइड्रोजन आबंधित होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है अच्छा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, मतलब कौन सा जो कार्बोकेटायन है, कार्बोधनायन है, सबसे ज्यादा अस्थायी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा जो अस्थायी होता है वो होता है 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री, जो भी है। मतलब 3 डिग्री जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकेटायन में। जस्ट अगर की बात करें कि कार्बोएनायन, तो कार्बोएनायन में क्या होगा, तो कार्बोएनायन में जो होता है ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जो ऊपर वाला ऑर्डर है, पहले 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री जो होता है सबसे कम अस्थायी होता है। किसके लिए? कार्बोएनायन के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोकेटायन के लिए, तो कार्बोकेटायन के लिए जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से जो दिया गया है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन यही है जो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम ऑप्शन को थोड़ा खोल के लिख दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन बी जो दिया गया है, ऑप्शन बी है, तीनों साइड से यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और इसके ऊपर प्लस है। उसके बाद ऑप्शन सी जो है CH3 CH2 CH2 प्लस। उसके बाद जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर के बात करें कि यहाँ पे जो सबसे अधिक कार्बोकेटायन स्टेबल है, और प्लस जो यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस इसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो दिया गया है प्लस, यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस दिया गया है। मतलब इस कार्बन की डिग्री जब हम लोग निकालेंगे तो ये कार्बन सीधा सीधी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री हो गया 2 डिग्री। और अगर यहाँ पे देखेंगे जिसपे प्लस लगा हुआ है वो कार्बन सीधा सीधी कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 कार्बन के साथ, तो इसका डिग्री हो गया 1। जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो सीधा सीधी 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका डिग्री हो गया 3। अगर कि यहाँ पर बात करें तो इस कार्बन का भी जो डिग्री है 1 है। तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अस्थायी कार्बोकेटायन होने वाला है ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन है CH3 का होल थ्राइस C प्लस, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 जिसका आंसर है बी। ध्यान रखेंगे लॉजिक क्या है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 19 क्या है, तो क्वेश्चन जो 19 दिया गया है, पहला लिखा हुआ है कि द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्रोमेटोग्राफी। तो 19 का आंसर जो होने वाला है डी होने वाला है। तो क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण, परिष्करण आसानी से कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। तो 19वां क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है डी होने वाला है। उसके बाद देखेंगे 20वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड साल्ट। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड साल्ट। लिथियम, इसका आंसर ए है। लिथियम जो है हाइड्रेटेड साल्ट का निर्माण करता है जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, और यही जो है एक एल्कली मेटल है जो हाइड्रेटेड साल्ट का निर्माण करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है प्रसंकरण से क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे संरचना बना रहा हूँ। देखेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग पकड़ लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH2, फिर से है CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है।
यही है। छह कार्बन का चेन है यहाँ पे। अब पूछा है किसके पास पूछा है, तो कार्बन नंबर 2 C2 और C3 में कौन सा प्रसंकरण होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। जो ये बॉन्ड खुला हुआ है सब हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का जो प्रसंकरण है कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे अगर के नंबरिंग करें तो 1 2 3, 2 और 3 मतलब इस कार्बन के पास पूछा गया कि कौन सा प्रसंकरण है। तो एक कार्बन के पास अगर के प्रसंकरण निकालना होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड 1 2 3 मतलब इसमें sp2 प्रसंकरण है और इसमें जो प्रसंकरण होने वाला है sp3 होने वाला है। sp3 होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो सी सही होने वाला है। 22वां क्वेश्चन का आंसर जो है सी है, sp2 sp3 प्रसंकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रसंकरण अगर के निकालना है तो देखेंगे कि कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है, उसकी सहायता से हम लोग प्रसंकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ पे संक्षिप्त में याद रखेंगे अगर के कार्बन 2 बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है तो इसके लिए जो प्रसंकरण होगा sp 3 के द्वारा है, तो sp2 4 के द्वारा है तो ये हो गया sp2 और यहाँ पे sp3 इस टाइप से। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बोलेगा पूछा जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, संरचना बना लेंगे और देखेंगे कि कोई भी कार्बन परमाणु कितने सिंगल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है उसके आधार पे हम लोग बता देंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है प्रसंकरण बताने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन नंबर 2 फिर से बता रहे हैं 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के साथ घिरा हुआ है, इसलिए इसका जो प्रसंकरण होने वाला है sp2। उसके बाद कार्बन नंबर 3 1 2 3 4 मतलब 4 बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो इसमें जो प्रसंकरण होने वाला है sp3। तो जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है इसके लिए आंसर करेक्ट होने वाला है सी। ये आपका था 22वां क्वेश्चन। उसके बाद 23वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 23वां क्वेश्चन है द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब जब भी यहाँ पे तापमान नियत रहेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट बोला जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वैसे प्रक्रम को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा है समतापी वक्र, आइसोथर्म केवल लिखा हुआ है और हिंदी वाला में जो लिखा हुआ है समतापी वक्र। तो इसका जो आंसर 23वां का सही होने वाला है सी। तो कोई भी प्रक्रम अगर के कांस्टेंट टेम्परेचर पे संपन्न होता है तो उसको बोला जाता है समतापी वक्र कहा जाता है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 24वां क्वेश्चन में दिया गया है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे ऑर्डर बताना है। तो जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सब फर्स्ट ग्रुप के हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, यही 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मतलब ऑर्डर बताना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर किस प्रकार से होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा लिथियम का होगा, उसके बाद सोडियम का, फिर पोटेशियम का, उसके बाद रुबिडियम का। तो लिथियम का सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। अगर हम लोग परिभाषा जानना चाहेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा दिया जाएगा उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो लिथियम छोटा है तो इसके कक्षा से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन। तो 25वां क्वेश्चन जो पूछा गया कि द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज, मतलब अमोनिया के लिए जो शेप होने वाला है क्या होने वाला है। तो अमोनिया के लिए जो शेप होता है ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। अमोनिया का जो शेप होता है ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। और इसमें अगर के बात करें कि प्रसंकरण कौन सा होता है, तो प्रसंकरण जो होता है sp3 प्रसंकरण होता है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो 25वां का ऑप्शन है ऑप्शन करेक्ट है डी। 25 का जो ऑप्शन है केवल यहाँ पे पिरामिडल लिखा हुआ है तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और एक्चुअल में बात करें तो ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल और इसमें जो प्रसंकरण होता है sp3 प्रसंकरण होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 26वां क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। 26वां क्वेश्चन में
O2 के लिए BO का मान निकालना था। BO निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बना देना है। मतलब अष्टक के नियम के अनुसार जब हम लोग संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यही जो है ऑक्सीजन का संरचना है, O2 का संरचना है। तो अगर के परिभाषा देखें कि BO क्या होता है, तो इनके बीच जितने भी बॉन्डों की संख्या होती है, मतलब बंधों की संख्या होती है, वही क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर के बात करें कि BO का मान जो होता है किसके बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है। इसके अलावा BO निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है। जब सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूल दिए रहेंगे, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, जिसका हम लोग अष्टक के नियम के अनुसार संरचना आसानी से बना सकते हैं, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जो बंधों की संख्या है उसको केवल गिन लेना है। तो यहाँ पे 2 बंध है, तो इसके लिए BO का मान हो गया 2। अगर कि हाइड्रोजन के लिए अगर के बात करें तो इसका संरचना इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे अगर के BO के बारे में बात करें कि BO का मान कितना होगा, तो BO जो हो गया 1 के बराबर। सेम N2 में जो BO का मान होता है 3 के बराबर होता है। और यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है जो निकाला जाता है, जिसके सहायता से BO किस प्रकार से निकाला जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला जाता है BO, तो ध्यान रखेंगे NB माइनस Na/2 ये फॉर्मूला है, जिसकी सहायता से हम लोग BO को आसानी से निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो NB क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और Na कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो इसके सहायता से सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं उस यहाँ पे रखेंगे, और माइनस करके 2 से जब भाग दे देंगे तो हमारे यहाँ पे BO निकल कर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग अधिकतर आयनों के लिए करेंगे, क्योंकि जिसके लिए स्ट्रक्चर आसानी से बन जा रहा है, अष्टक कंप्लीट हो जा रहा है, तो वहाँ पे केवल बंधों की संख्या गिनकर हम लोग बता देंगे कि BO का मान कितना है। उसके बाद तो यहाँ पे जो 26वां क्वेश्चन है, इसके लिए जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर है B। उसके बाद चलेंगे 27वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कि वैसा निकाय जिसमें परिवेश और निकाय के बीच न तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और न ही द्रव्य मतलब पदार्थ की मात्रा का स्थानांतरण होता है, वैसे निकाय को बोला जाता है विलगित निकाय। वैसे निकाय को विलगित निकाय कहा जाता है। तो निकाय 3 प्रकार के होता है। पहला होता है खुला निकाय, दूसरा होता है बंद निकाय, और तीसरा होता है विलगित निकाय। तो विलगित निकाय वैसा निकाय होता है जिससे न तो ऊर्जा स्थानांतरित होता है और न ही द्रव्य मतलब पदार्थ की मात्रा का स्थानांतरण होता है। तो जो ऑप्शन दिया गया है 27वां क्वेश्चन के लिए, 27वां का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी करेक्ट है। 27वां का जो ऑप्शन करेक्ट है डी करेक्ट है। मतलब विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसमें न तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है न ही ऊर्जा का। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन सही है तो देख लेंगे। जो इक्वेशन बनाया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के आधार पर बनाया गया। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर में डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है डी क्यू बराबर में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी क्यू बराबर, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। डी क्यू बराबर में डी यू प्लस डी डब्ल्यू, देखेंगे ध्यान से ऑप्शन, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी है 28वां क्वेश्चन का। तो जो एक्चुअल में इक्वेशन होना चाहिए इस टाइप से होना चाहिए, वही क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स प्लॉट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 29वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द गिवन स्पीशीज व्हिच वन इज लेविस बेस। मतलब कि लुईस क्षार कौन है यहाँ पे, तो लुईस क्षार जो है सबसे अच्छा, जो अगर के बात करें कि लुईस क्षार है तो यहाँ पे अमोनिया भी है। अमोनिया ही क्या है अच्छा लुईस क्षार है। तो इसका भी आंसर हो गया डी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। NH2 माइनस के लिए जो
संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा? अगर कि यहाँ पे बात करें तो संयुग्मी अम्ल जब भी बताना होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन को हटा देना है। हाइड्रोजन आयन को हटा देंगे तो जब जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन हम लोग हटाएंगे तो ये बन गया हमारा N3-। तो जो NH2- जो दिया हुआ है इसके लिए जो संयुग्मी अम्ल है ये है हमारे पास N3-। अगर कि इसमें बोला जाता, ध्यान देंगे, ये है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देना है। तो जब हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे तो NH3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है 30वां का वो भी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन देखेंगे। 31वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10⁻⁵ मोलर, देन व्हाट विल बी इट्स पीएच मान। मतलब ये क्वेश्चन जो है पीएच मान से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि पीएच मान क्या होता है, तो पीएच बराबर में जो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस लॉग मान रख देना है, 10⁻⁻5 दिया हुआ है, पावर नीचे आ गया तो हो गया 5। मतलब जो बिलियन दिया हुआ है उसका पीएच कितना होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 31 के लिए। तो 31 के लिए जो ऑप्शन करेक्ट है ए बी ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे 32 में पूछा गया है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो H2SO4 में सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का मान है सल्फर का, ये है 6 के बराबर। अगर यहाँ पे निकाल के देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसके लिए समीकरण लिखेंगे तो हो गया +2। इसका लिए हम लोग मान लिया है x + 4 × -2 = 0। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान 6 है। तो 32वां क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है बी होने वाला है। मतलब H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या है वो 6 के बराबर है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन देखेंगे। 33वां जो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। कौन सा स्पीशीज जो है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन को शो नहीं करता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है ClO4- जो स्पीशीज है जो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन को शो नहीं करता है, असमानुपातन रिएक्शन को शो नहीं करता है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नेचर ऑफ CO2 गैस इज। तो CO2 गैस जो होता है एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब 34 का जो ऑप्शन सही होने वाला है ए, 33 का जो ऑप्शन सही था वो था डी। इसमें 34 का जो आंसर है ए है। मतलब कि CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका जो नेचर होने वाला है एसिडिक होने वाला है। इसके अलावा दिया हुआ है 35वां क्वेश्चन कि थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब ऊष्मागतिकी रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है। तो ग्रेफाइट जो है सबसे अधिक सर्वाधिक अस्थायी रूप है थर्मोडाइनेमिकली। तो इसका आंसर जो होने वाला है 35वां का जो होने वाला है बी होने वाला है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो जलीय विलयन होता है ये जो होता है क्षारीय होता है। बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होने वाला है बी सही होने वाला है। तो 36वां का जो आंसर सही है बी सही है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक से पूछा गया है। ऑर्गेनिक से क्या पूछा गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसका क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस। मतलब ओजोन के साथ अभिक्रिया कराना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तो ध्यान देंगे, जब भी रिएक्शन इस टाइप से दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड सबसे पहले टूटता है। जो ओजोन का एक ऑक्सीजन है इस साइड आ जाएगा, दूसरा इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देख के हम लोग बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है एसिटाल्डिहाइड बनने वाला है। तो जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है सी है। उसके बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 + HCl। ये जो रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित है। मार्कोनिकॉफ के रूल, अगर केरो पर कुछ नहीं दिया हुआ तो यह है मार्कोनिकॉफ का रूल। तो मार्कोनिकॉफ का रूल जो बोलता है कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसका धनायन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ से जो धनायन है
ये आके हाइड्रोजन पे जुड़ जाएगा और एनिनाइन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है CH3 CH Cl और ये हो गया CH3। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट है बी करेक्ट है। ये 38वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 39 देखेंगे। 39 में जो पूछा गया है, 39 में क्या पूछा गया है, IUPAC नाम पूछा गया है। CH3 CH2 CH, इसके ऊपर लगा देना है Cl, ये है CH3। इसका IUPAC नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापन ग्रुप नजदीक मिले, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ये हो गया 2 पर क्लोरो और इसका नाम हो गया 4 कार्बन के लिए। 4 कार्बन के लिए अल्केन फैमिली में होता है, नाम होता है ब्यूटेन। तो इसका जो नाम है 2 पर क्लोरो ब्यूटेन है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद आइए हम लोग 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है, तो 40वां क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, जिसके लिए ऑप्शन जो करेक्ट है सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मॉडल सेट निकाला गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, उसका हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें। यहाँ पे कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, कुछ नया टर्म भी मिलेगा, कुछ लॉजिक भी बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।